to yet another video of Learning Science with Srishti. So in this video we are gonna begin with the very first chapter of class 10th science, that is the chemical reaction and equation. This is the first chapter of chemistry. We have already done the chapter life processes of biology of class 10th. So without any further delay, let's get started with this chapter. So our chapter is chemical reactions and equations. So before moving further, first of all we should know कि chemical reactions क्या होते हैं. So any process और any reaction जिसमें किसी भी reactant का product में conversion होता है. reactant का किस में conversion होता है? product में conversion होता है. So what is reactant and what is product? So we can assume कि एक chemical substance का दूसरे chemical substance में conversion हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? chemical reaction बोलते हैं. Like very common example of this is turning of milk into curd. मिल्क का कर्ड में फॉर्मेशन होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो मिल्क देयर इज अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज कर्ड बिकॉज the milk is undergoing the changes to become product, that is the curd. Okay, so how can we say that a chemical reaction is taking place? कभी भी अगर कोई chemical reaction हो रहा है तो हम लोग आखिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही बता पाएंगे कि अच्छा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं. सो व्हाट are the basic criterias on the basis of which we can say that chemical reaction is taking place? So changes can be observed in the form of change in state, change in color, change in temperature or evolution of any gas. So the change in state का very common example है melting of ice into water, यानी कि ice का conversion वाटर में इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट. सो ये भी जो है एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आइस का वाटर में कन्वर्जन होता है. आइस का किस में कन्वर्जन होता है? वाटर में कन्वर्जन होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. सो मेल्टिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच आइस इज अ रिएक्टेंट एंड वाटर इज अ प्रोडक्ट. ओके, सो चेंज इन कलर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. अगर हम लोग एप्पल को कट करके रखते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, सो इट गेट रस्टेड, वो ब्राउन कलर का हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज एप्पल में आयरन होता है एंड इट गेट ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और अल्टीमेटली जो है एप्पल में रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस आ जाता है. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर और वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ईजिली ऑब्जर्व करते हैं. सो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इट विल बी Fe+O2 विच विल गिव Fe2O3 into XH2O. Why H2O? Because H2O is present in the air as moisture, because हमारे इन्वायरमेंट में H2O एज अ मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट होता है. सो अगर हम लोग इन्वायरमेंट में एप्पल को रख देते हैं इन द फ्री इन्वायरमेंट तो अल्टीमेटली जो उसमें आयरन प्रेजेंट है इट विल गेट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर एंड इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड विच विल बी रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर में चेंज. सो वी ऑलरेडी नो दैट केमिकल रिएक्शन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक उस तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होता है, एनर्जी का क्या होता है? रिलीज़ होता है. और एक उस तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है. तो चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग केमिकल रिएक्शंस को टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. वी क्लासीफाई केमिकल रिएक्शन on the basis of changing temperature into two parts, that is exothermic reaction and endothermic reaction. So exothermic reactions are basically those kind of reaction in which energy is released in the form of heat. So ये उस तरीके का reaction है जिसमें energy is released in this kind of reactions. और ये उस तरीके के हैं रिएक्शन जिसमें एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सो अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं जैसे कि मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन. इट विल फॉर्म CO2 H2O एंड हीट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो CH4 का कंबशन यानी कि मीथेन का कंबशन, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होता है, सो
फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो यूज अप होके अल्टीमेटली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द ग्लूकोज. Okay, so photosynthesis is an example of endothermic reaction in which the energy is being used to form the product, जबकि exothermic reaction वो reactions होते हैं जिसमें ultimately heat energy क्या होती है, रिलीज होती है, energy is released in the form of heat. Okay, अगर हम लोग endothermic reaction के एक और example की बात करें, then CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का break into calcium oxide and CO2. It also occurs in the presence of heat. यानी कि अगर हीट का यूज अप होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं. अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, अगर एनर्जी का इधर रिलीज हो रहा है इधर अब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है देन ऑल्सो वी कैन से कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट गिव्स हाइड्रोजन गैस. व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को लिखें Zn प्लस H2SO4 देन इट अल्टीमेटली विल फॉर्म ZnSO4 plus H2. Okay, so here you can see that H2 is being released over here. H2 is a gas. So evolution of any gas, अगर कहीं भी हम देखते हैं कि गैस का evolution हो रहा है then we can say that chemical reaction is taking place. Okay, so now हमने यहाँ पे चेंज इन स्टेट डिस्कस किया है. तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट. सपोज अगर जब वैक्स बर्न होता है यानी कि अगर कैंडल बर्न होती है तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड. सो वैक्स इज अ लिक्विड, वैक्स क्या है, एक लिक्विड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है. सो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंबशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. अ कंबशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर in which the physical state changes from solid to liquid and then gas. solid से liquid में conversion हो रहा है and then ultimately किस में हो रहा है, gas में भी conversion हो रहा है. Okay, सो चेंज इन स्टेट जो है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब चेंज जो है स्टेट में वो दो तरीके से होता है, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं एंड केमिकल चेंजेस भी होते हैं. फिजिकल चेंजेस उस तरीके के चेंजेस है जिसमें आइडेंटिटी जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है. तो फिजिकल चेंजेस उस तरीके के चेंजेस होते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है. जैसे कि मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, तो उसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी इज नॉट चेंजिंग. वाटर इज स्टिल द वाटर, यानी कि वाटर पहले भी था, वाटर अभी भी है. हम लोग वाटर को H2O ही लिखेंगे. ओके, उसकी आइडेंटिटी इज नॉट चेंजिंग हियर. बट इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंजेस, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट में अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. जैसे कि सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं. सो जो वाटर बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली अलग है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस से. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस. यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस ड्यू टू फॉर्मेशन और द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स. यानी कि पहले जो हाइड्रोजन गैस में जो बॉन्ड था, ऑक्सीजन में जो बॉन्ड था, उनका क्या हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है और वो अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, नया बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं. सो अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो उस चेंज में जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. अगर हम लोग यहाँ भी बात करें आयरन एंड ऑक्सीजन, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है. इसमें जो आयरन के बॉन्ड्स है, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स है, वो टूट गए. अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर, आयरन ऑक्साइड विच इज अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस. इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली अलग होंगी बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द ब्रेकेज ऑफ देयर बॉन्ड्स. Okay, now let us move on to our next topic. दैट इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है. सो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दिया था, यानी कि Fe+O2 इज इक्वल टू Fe2O3 इंटू XH2O. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन बेसिकली सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम लोग सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज यूज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज जस्ट अ केमिकल इक्वेशन. अब बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के साइड में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के प्रोडक्ट के साइड में जो प्रेजेंट है. ओके, सो हियर इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट हाइड्रेशन हो रहा है आयरन का, तो Fe plus H2O is giving Fe3O4 plus H2. So if we look at the number of atom present here and here, then we will find it equal. Let us count. So यहाँ पे iron के 3 atoms present है. How many atoms of iron are there? 3 atoms. And here also you can see that only 3 atoms of iron are present. Here you can see that hydrogen has 8 atoms, and here also you can see the hydrogen has 8 atoms. Here oxygen has 4 atoms, and here also oxygen has 4 atoms. So the number of atoms present on the reactant side is equal to the number of atoms present on the product side. So it is a balanced chemical equation. ये chemical equation completely क्या है? Balanced है. तो अगर हम खुद से कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं, सपोज हमने यही इक्वेशन लिया एंड वी वांट टू बैलेंस दिस इक्वेशन, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स of each element. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द इक्वेशन, जैसे कि हमने ऊपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात की थी, बट हम लोग अभी यहाँ पे उसे ऐसे ही लेते हैं. दिस इज द इक्वेशन. हमने उन्हें बिना बैलेंस किए हुए लिया बिकॉज वी हैव टू बैलेंस इट. ओके, तो सबसे पहले वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट की रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है. तो रिएक्टेंट में यहाँ पे वी कैन सी दैट ओनली वन आयरन एटम इज प्रेजेंट. 2 हाइड्रोजन एटम, 1 iron atom, 2 hydrogen atom, and 1 oxygen atom. And here we can see that 3 iron atoms are present. How many iron atoms are present? 3 iron atoms, 4 oxygen atoms, and only 2 hydrogen atom. Okay, 2 हाइड्रोजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है एंड 3 आयरन एटम है. तो वी कैन क्लियरली सी कि जो नंबर ऑफ एटम है ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड. दैट मीन्स कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है. सो हाउ विल वी बैलेंस इट? सो हम लोग सबसे पहले उस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है. हियर वी कैन सी दैट ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे बस एक ही है. सो हाउ वी कैन बैलेंस दिस? तो अगर हमें इसको 4 बनाना है तो वी अल्टीमेटली नीड टू बैलेंस दिस. हम लोग को यहाँ पे 4 करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना. हम लोग यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाउ यहाँ पे कितना हो गया? ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए. ये हो गया बैलेंस्ड. अब अगर हम लोग दूसरे को देखते हैं तो अब तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना. यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए. कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन? 8 हो गए. सो यहाँ पे भी हम लोग को अब अल्टीमेटली हाइड्रोजन कितना बनाना पड़ेगा? 8 बनाना पड़ेगा. तो विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो यहाँ पे भी 8 हो गए हमारे हाइड्रोजन्स. ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयरन का, तो आयरन यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है. सो ऑब्वियसली विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 ओवर हियर. सो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आयरन एटम्स विल बी 3 एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हो गया? 3. So first of all we need to count the number of atom of each element. Then we start to balance the equation with element having maximum number of atom. And then we will one by one balance each element on reactant and product side. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे दोनों साइड पे कि रिएक्टेंट साइड पे कितना है, प्रोडक्ट साइड पे कितना है, एंड फिर विल अल्टीमेटली स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन विद द एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है. जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाज देयर, दैट इज द 4 एटम्स. तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट किया, फिर अल्टीमेटली ऑक्सीजन के थ्रू हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया एंड देन आयरन को बैलेंस किया. आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी नीड टू करेक्ट इट, वी नीड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन. दैट इज हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि अच्छा इक्वल तो है ना दोनों साइड के एटम्स. जैसे कि यहाँ पे 3 है आयरन का, यहाँ भी 3 है. ठीक है,
यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन, यहाँ भी 8 है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। ओके, अब हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन विच डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस गाइज। हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज आई नो कि अगर हम ज़्यादा एक दिन में पढ़ते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। दे अल्टीमेटली डोंट वांट टू स्टडी दैट मच इन जस्ट वन day. So we will do the next topic, that is the types of chemical reaction, in our next video. Hope you guys understood everything. आपको मेरी videos अगर अच्छी लगती हो तो please like, share and subscribe to my channel. I really need your support guys. I'm really doing very much of hard work for this. You just need to subscribe it. You just need to subscribe my channel. इतना तो कर ही सकते हो. Okay, I really need your support. Okay, bye bye. See you in the next video.